बिहार में एक नया मुद्दा इन दिनों उठ गया है जब चुनाव करीब है कि आखिर एक खास वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को सभी अब भनाने में लगे हुए हैं। जदयू से पहले ललन सिंह ये कहते हुए नजर आए कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते, यानी कि वो अब एक अपने स्टैंड पर पार्टी को ले जाना चाहते हैं कि अब एक 70% जो वोट बैंक है, जो 80% वोट बैंक है, उस पर नजर उनकी है। फिर उनके ही नेता जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में, मीटिंग में कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम का वोट जदयू को है, और इसे नकारते हुए, जो ललन सिंह का बयान है उसे नकारते हुए, मुस्लिम जो वोटर्स हैं बड़ी संख्या में इस बार जदयू को वोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का दावा है कि मुस्लिम उन्हें वोट करते हैं। तो राजीव, क्या अब मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है या उसे अपने अपने तरफ करना चाह रही हैं पार्टियां, ताकि एक वो जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे और उसके बाद बाकी वोट बैंक को साधा जाए? देखिए, आसिया, दरअसल में ये एक बहुत ही दिलचस्प है बिहार की सियासत की। आज से कुछ दिन पहले मुझे याद है कि हम लोगों ने उस खबर को ब्रेक भी किया था, हम लोग लाइव पर भी थे। अचानक जो ललन सिंह हैं वो एक बयान देते हैं, और वो बयान देते हैं कि भाई जदयू को जो है वो बिहार के मुसलमान जो हैं वो वोट नहीं करते हैं, और उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये बयानबाजी की। और उसके बाद अचानक बिहार की सियासत ने इसको उफान पर ले लिया, इसको अपने पाले में ले लिया, और उसके बाद फिर ललन सिंह अपने बयान से वापस आए। लेकिन फिर 2 दिन बाद वही ललन सिंह एक कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के वो समस्तीपुर या लखीसराय वो कार्यक्रम में जाते हैं, और वहाँ फिर उसी बात को वो रिपीट करते हैं कि भाई जेडीयू को मुस्लिम जो है वो वोट नहीं करते हैं, और वो अपने बयान पे कायम है। और चूंकि वो लखीसराय और मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत ही लखीसराय भी आता है, तो वहाँ पर चूंकि इस बार आपको पता भी है कि ललन सिंह को इस बार किस तरीके से वो, हालांकि बाद में उनका जो जीत का मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन शुरुआती दौर पर ललन सिंह को अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में जो सबसे ज़्यादा इस बार मशक्कत करनी पड़ी है जीतने के लिए, लेकिन वो 67,000 वोट से जीते थे। तो ये उन्होंने साफ कहा। और उसके पहले आप अगर देवेश ठाकुर की बात कर ले सीतामढ़ी में, तो वो जब चुनाव जीत करके आए थे लोकसभा में ओथ लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भाई यादव और मुस्लिम जो है वो उन्होंने वोट नहीं किया, इसलिए उनकी बात को वो नहीं सुनेंगे। अब देखिए, ये मामला बड़ा दिलचस्प होता चला गया, इसको लेकर के राजनीति भी तेज होती चली गई। ललन सिंह अपने बयान से वापस नहीं लौटे। समस्तीपुर में कल एक कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पर जेडीयू के ही पूर्व मुस्लिम सांसद हैं, देखिए एग्जैक्ट उनका नाम मैं भी मिस कर रहा हूँ, उन्होंने विधिवत कहा कि भाई ललन सिंह ने तो सही कहा है। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की। वहाँ पर वो जेडीयू का जो है वो अल्पसंख्यक सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई ललन सिंह ने तो गलत नहीं कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई जितना काम नीतीश कुमार ने आप लोगों के लिए किया है या हम लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए किया है, उतना काम किसी सरकार ने नहीं किया, ना कांग्रेस की सरकार ने किया, ना लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू प्रसाद यादव सिर्फ वोट बैंक का जरिया उसको बनाते रहे। तो आप लोग जो है वो इस बार इस चुनाव में खुल करके वोट कीजिए जेडीयू को, या फिर एनडीए को जो है वो खुल करके वोट कीजिए। हालांकि उसके थोड़ी ही देर बाद जो है वो संजय यादव का एक ट्वीट आता है, आरजेडी के नेता हैं, सांसद हैं, उनका ट्वीट आता है कि भाई जेडीयू को वाकई मुसलमान वोट नहीं करते हैं, मुसलमान तो आरजेडी को वोट करते हैं, और ये आरजेडी जो है वो मुसलमानों के लिए काम भी करती रही है। तो अब देखिए कि किस तरीके से 17% जो मुसलमानों की आबादी है, अल्पसंख्यकों की आबादी है बिहार में, और खास करके जो सीमांचल का इलाका है, आप देखेंगे कि आरजेडी का जो मैक्सिमम सीट जो मिलता है आरजेडी को, वो सीमांचल के इलाके में मिलता है, चूंकि वो बांग्लादेश से पूरी तरीके से प्रभावित है वो इलाका, और वहाँ पर सीटें जो है वो ज़्यादा मिलती हैं। तो इस बात को लेकर के कि अब किस तरीके से उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए। आप एक कदम और आगे बढ़ जाइए। आप चिराग पासवान ने कहा कि भाई मैं का जवाब हम मैं से देंगे, तो मुस्लिम यादव समीकरण है आरजेडी के साथ, तो चिराग ने कहा कि हमारे साथ जो है वो महिला और युवा समीकरण है एमवाई। तो बिहार की राजनीति में चूंकि चुनाव है, और देखिए बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, आज ये आपको भी पता है, 243 विधानसभा की सीटें हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की सीटें हैं, 75 विधान परिषद के यहाँ सदस्य हैं। तो बिहार जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी रिच स्टेट माना जाता है, और यही वजह है कि बिहार में चाहे वो वादों की बात हो, दावों की बात हो, या फिर मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक प्रेम की बात हो, तो तमाम राजनीतिक दल दिखाना चाहता है। लेकिन इसके बीच अगर ललन सिंह के बयान को किस तरह देख रहे हैं राजीव? क्या वो अपना जो एमवाई समीकरण है उससे हटकर जो बीजेपी का एजेंडा है कि सिर्फ बहुसंख्यक को टारगेट करो और उनका वोट ही लो, तो उसी राह पर अब जदयू भी जाता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन जदयू के ही दूसरे मुस्लिम नेता इस बात का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि उनके साथ मुस्लिम वोट भी है। तो इस बयान को कैसे लें फिर?
नहीं, देखिए, आज से 4 दिन पहले जब यह विधानसभा की कार्रवाई खत्म हुई तो वहाँ पर खालिद अनवर हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के करीबी लोगों में से भी माने जाते हैं, और जमा खान हैं जो नेता हैं जेडीयू से और मंत्री हैं, अभी अल्पसंख्यक मंत्री हैं। तो जमा खान ने ललन सिंह के बयान का विरोध किया था, जबकि खालिद अनवर ने जो है वो उनका सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ललन सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। रही बात माय समीकरण की, तो देखिए, माय समीकरण पूरी तरीके से आरजेडी के साथ आज भी इंटैक्ट है, इस चीज़ को समझना होगा। भले ही जेडीयू यह दावा करती हो कि उनको वोट जो है वो दिया जा रहा है, और आप देखिए कि ललन सिंह के जो बयान के मायने, वो अब सीधे तौर पर सीधी लड़ाई बिहार में एक लकीर खींचने की कोशिश जो है वो ललन सिंह कर रहे हैं। और चूंकि आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के काफ़ी करीब चले गए, वे नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब हैं। वक्फ बोर्ड बिल का उन्होंने समर्थन किया था वहाँ पर, जबकि जेडीयू के कुछ नेताओं ने विरोध किया था बिहार में। और मुझे याद है कि नीतीश कुमार से जब इस पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। तो ललन सिंह जो लकीर खींचना चाह रहे हैं बिहार में, वो अब सीधे तौर पर 70 बनाम 30 की लकीर खींचना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप माय को अगर आप एक तरफ एक पाले में रखते हैं तो लगभग 30% के करीब उनकी बिहार में आबादी है, और 70% के करीब आबादी जो है वो इधर है, दूसरी तरफ है। तो लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त नहीं मानी जाएगी अगर ये 70% वोट पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में इंटैक्ट हो जाता है। हालांकि बड़ा ये हाइपोथेटिकल है अभी कहना, लेकिन अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर फिर कोई लड़ाई बचेगी ही नहीं। और इसी वोट को साधने के लिए तेजस्वी यादव आज यात्रा पर भी निकले हैं। तो राजनीति है, और राजनीति में तो संभावनाओं का भी दरवाजा खुला रहता है, द्वार खुला रहता है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जी आसिया। चलिए, तो अपनी अपनी दावेदारी है कि ये वोट किसकी तरफ जा रहा है, लेकिन इधर राजीव, आरजेडी गदगद है, और आरजेडी का भी जो दावा है कि उसके साथ मुस्लिम वोट हैं और एमवाई समीकरण है। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो भरोसा कर रहे एमवाई समीकरण पर वो रहेगा, या फिर एआईएमआईएम का जिस तरह दखल है बिहार की कई सीटों में, या यूं कहे सीमांचल के इलाकों में, तो वहां पर थोड़ी मुश्किल होगी आरजेडी को इस समीकरण को हासिल करने में, या फिर बाकी जगहों पर भी ये समीकरण अभी इंटैक्ट नजर आ रहा है आरजेडी या कांग्रेस खेमे की तरफ? नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में अभी जो बिहार में उपचुनाव हुए हैं 4 सीटों पर, उसमें अगर आप मुस्लिम वोट की बात करेंगे पार्टिकुलरली, तो उसमें बिखराव दिखा है। अब बेलागंज में अगर आरजेडी हारती है 34 साल बाद, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों का बिखराव वहाँ पर हुआ है। जबकि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा, वो भी वहाँ चुनाव प्रचार में गए हुए थे, लालू प्रसाद यादव भी खुद गए हुए थे। और मुस्लिम महिलाओं ने, देखिए, जो मुस्लिम में भी जो आपको पता है कि अभी जो नीतीश कुमार निकल रहे हैं महिला संवाद यात्रा पर, तो उनको पता है कि अगर बिहार में 50% की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो अगर इनके पक्ष में आ जाता है तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ बेलागंज में देखने को मिला कि जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने जेडीयू को अपना वोट किया है नीतीश कुमार के नाम पर। आप अगर इमामगंज की बात करेंगी तो इमामगंज में भी कम बेश ऐसा ही रिजल्ट आया। और कुछ जगहों पर, चूँकि बेलागंज में जनसुराज की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा गया था, तो वहाँ पर लगभग 11,000 के करीब वोट काटा जनसुराज ने, तो वो माना जा रहा है कि वो मुसलमानों का ही वह वोट था। तो जनसुराज पार्टी को आप नकार नहीं सकती हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में कुछ जगहों पर तो बहुत ज़बरदस्त, जैसे इमामगंज में लगभग 35,000 करीब वोट उनको आया है, राजेश पासवान थे वहाँ पर। तो जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाएगा, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो एआईएमआईएम हो, तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और जहाँ पर आरजेडी और जेडीयू की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया जाएगा, वहाँ अगर दूसरे दलों में मुसलमान को दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो मुस्लिम वोट का फ़ायदा है वो सीधे तौर पर आरजेडी को मिलेगा। तो ये राजनीति का ये बड़ा मतलब दिलचस्प खेल है। और ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में नेशन वाइड जो है वो कम बस यही होता है कि लोग अपनी जाति को, आप मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, आप सवर्णों की भी बात कीजिए, तो उसमें भी जो राजपूत उम्मीदवार होते हैं वो जिस पार्टी से भी होते हैं उसी पार्टी में राजपूत वोट करता है। आप ब्राह्मण की बात कर लीजिए, कास्ट की बात कर लीजिए, तो तमाम लोग, अभी देखिए पटना में नितिन नवीन यहाँ से है, बांकीपुर से विधायक, यहाँ पर जो भी लाला है वो नितिन नवीन को वोट करते हैं। जबकि दूसरे लाला को जब टिकट दिया जाता है उसको वो लोग वोट नहीं करते हैं, चूँकि उनको लगता है कि भाई बीजेपी में है और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। तो ये कास्ट बेस्ड जो इक्वेशन है बिहार में, ये शुरू से ही और चलता ही रहेगा। और कहा भी जाता है कि जाति के लिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश शुरू से ही बदनाम है। तो जाति आधारित जो है वो वोटिंग यहाँ पर होती है, चाहे आप लोकसभा देख लीजिए,
विधानसभा देख लीजिए, पंचायत के चुनाव को देख लीजिए। आज पैक्स चुनाव का आखिरी दिन है। पैक्स चुनाव में भी कम बेश यही होता है और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक में इस चीज़ को पकड़ लिया था और उनको लगा कि भाई अगर दो जातियों के वोट को इंटैक्ट किया जाए और उसके बाद अगर ईवीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, वो भी शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आता है, अगर उसका वोट मिल जाता है तो फिर वो राज करेंगे। और लालू यादव राज करते रहे। नीतीश कुमार जब 2005 में आए तो उनको लगा कि भाई अगर हम ओबीसी और सवर्ण को अपने साथ ले आते हैं तो फिर लालू यादव कमजोर पड़ जाएंगे और नीतीश कुमार उसी पर आगे बढ़े, निकले और फिर उन्होंने भी वही किया। तो आप देख लीजिए 18 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार को सत्ता दिलाने में मुसलमानों की भी बड़ी भूमिका रही है, अल्पसंख्यकों की भी बड़ी भूमिका रही है और अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा किया है। आज अगर आप बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी देख रहे हैं तो ये इसी नीतीश कुमार की देन है। आज अगर आप बिहार में मदरसे फल फूल रहे हैं तो ये इसी नीतीश सरकार की देन है। आज अगर वक्फ बोर्ड के तहत कई बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई है, कई वक्फ बोर्ड ने कई जमीन को अगर एक्वायर कर लिया अपने अंदर में, उस पर अगर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये भी इसी नीतीश सरकार की देन है। तो ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारा काम भी किया है। लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ इस बार, चूंकि अब बीजेपी का जो चेहरा आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है बीजेपी। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, बिहार में कभी आज तक मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। पूरे नेशनल परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई अल्पसंख्यक जीत करके बीजेपी से लोकसभा पहुंचा हो। तो अब थोड़ी सी कठिनाई जो है वो नीतीश कुमार के लिए निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हो सकती है, अल्पसंख्यक वोट को लेकर के, खास करके मेल वोटरों को लेकर के। और शायद यही वजह है कि ललन सिंह ने भी ऐसा बयान दिया। जी आसिया। चलिए, यानी कि अब ये माना जाए कि जन सुराज जो झारखंड में जेल केम जिस तरह से उभरा और बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो जेल केम की तरह वहां पर बिहार में जन सुराज भी है जो दोनों खेमों में से किसे नुकसान करेगा ये वहां विधानसभा चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे, ऐसा मानते हैं राजीव जी? नहीं, बिल्कुल आप सिर्फ जन सुराज की बात मत कीजिए। आप जो ओवैसी की जो पार्टी है, ओवैसी साहब की AIMIM, इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकती हैं। क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ था बिहार में और सीमांचल के इलाके में सिर्फ 5 सीट वो जीत करके आए थे। और जैसा मैंने आपसे संवाद किया तो मैंने चर्चा की कि वो पूरा इलाका जो है वो अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है, वहाँ से 5 सीट जीत करके और वो उसमें से 4 विधायक टूटकर फिर RJD में चले जाते हैं मंत्री के लोभ में। तो आप ओवैसी साहब को आप नकार नहीं सकती हैं आसिया, उनका अपना एक इम्पैक्ट है और अब तो नेशन वाइड वो अल्पसंख्यक के एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जो विभिन्न मोर्चों पर अल्पसंख्यक की बात करता है, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ता है। तो बिहार भी उससे अछूता नहीं है और मुझे लगता है कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव का रथ कोई भी पार्टी आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में रोकेगी तो वो निश्चित तौर पर AIMIM है और जन स्वराज है। क्योंकि जन स्वराज ने तो अभी अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया कि भाई देखिए सबसे ज़्यादा 37,000 वोट आने के बाद लोग विधायक बन जाते हैं और 37,000 वोट अभी इमामगंज में जन स्वराज की पार्टी के जो उम्मीदवार थे राजेश पासवान, मुझे याद है कि वो लाए हैं। बेलागंज में जो है वहाँ पर लगभग 9,000 से 11,000 करीब जो है उनके जो थे उम्मीदवार वो लाए हैं। इधर जो 2 और बक्सर में भी उनके उम्मीदवार को अच्छा खासा 10 से 12,000 करीब। और विधानसभा में जो जीत हार का जो मार्जिन रहता है वो आप देख ही रहे हैं, आपके यहाँ भी कई सीट जो है वो 200-300 वोट से जीता गया है। तो निश्चित तौर पर जन सुराज और AIMIM जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर बिहार में उभर रहा है और वो जितना वोट काटेगा उतना ही ज़्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा और उसकी उतना ही ज़्यादा फायदा जो है वो NDA यानी कि JDU और BJP को होगा। जी शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब बिहार में चुनावी बिसात भी बिछने लगी है, इस तरह के बयान इसलिए आने लगे हैं और खासकर अल्पसंख्यक वोट या मुस्लिम वोट को लेकर अलग अलग तरह से बयान आ रहे हैं कि वो किसके साथ हैं। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव को साधना या उसके लिए जीत हासिल करना किसी भी दल के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इस बार जनसुराज भी चुनावी मैदान में होगा। AIMIM की भी अच्छी पकड़ कई इलाकों में नजर आ रही है। तो इस बार आमने सामने की टक्कर की बजाय कई जगहों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला भी दिखेगा।